फ्रेंड्स, मैं मंतोष कुमार आपके बीच एक बार फिर केस को लेकर आ गए। आपका केस अभी चल रहा है, हम नाउन को देख रहे हैं। इसके पहले हमने कंप्लीट जेंडर पढ़ा है ना, काइंड्स ऑफ नाउन पढ़े, और इसके पहले हमने केस को देखा था कि केस में पहला हमने जाना था सब्जेक्टिव केस क्या होता है। पहले तो ये जाना था कि केस क्या होता है। तो केस हमने कहा था कि रिलेशन बताता है। क्या बताता है? तो रिलेशनशिप बताने वाले केस होते हैं जिसको हिंदी में हम कारक के नाम से जानते हैं, है ना। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर कमेंट तो जरूर करना है। कैसा आपको लगता है ना, ये सेशन कैसा लगता है जरूर बताइएगा। इससे क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है कि आगे और मेहनत करना है। बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो बात को समझना है और है ना, चीज़ों को करना है। तो चलो, हमने कहा कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है। तो उसमें हमने पढ़ा था कि जब नाउन या प्रोनाउन का यूज एज अ सब्जेक्ट करते हैं तो सब्जेक्टिव केस में होता है। और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है कि जब नाउन या प्रोनाउन का यूज एज एन ऑब्जेक्ट करें तो ऑब्जेक्टिव केस होता है। हमने सब्जेक्टिव केस को एक और नाम से जाना था भाई, नॉमिनेटिव केस, है ना। तो पीछे वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा केस का, है ना, इसके पहले वाला। तो अब हमें आगे देखना है कि हमने सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचाना सीखा था। वहां पे एक बात और हमने किया था कि ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं। कितने तरह के? दो तरह के। एक को बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरे को बोले थे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। याद है क्या? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। क्या होते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स। और ये आंसर दिया था व्हाट का। व्हाट का आंसर देने वाले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। इन्हें केस में अगर कहा जाए तो एक्यूजेटिव केस कहते हैं, जिसे हमने शॉर्ट में एसी कहा था। क्लियर है? दूसरा क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट कौन होते हैं? तो ये लिविंग बीइंग होंगे। इनडायरेक्ट कौन होगा? लिविंग बीइंग, है ना। तो लिविंग बीइंग आंसर दिया था ये हुम का, और हुम का आंसर देने वाले को हमने केस में जाना था डेटिव केस के नाम से। किस नाम से? डेटिव केस के नाम से। ये बातें हमने पिछले वाले वीडियो में कर लिया है। अब हमें नाउन और प्रोनाउन का जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में हम सीखे, तो कुछ ऐसे खास केसेस होते हैं जहां पे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके बाद सब्जेक्टिव आता है या तो ऑब्जेक्टिव आता है। तो इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिए, है ना। अभी हम उसी को लेकर चलेंगे। तो आइए हम एक नोट के तौर पर हम आपको बताना चाहेंगे। एक लिखो नोट, है ना। इसमें पॉइंट दो भैया फर्स्ट। याद रखना कि कभी भी किसी भी वाक्य में अगर कहा जाता है कि आफ्टर देन, किसके बाद बाबू? आफ्टर देन, देन के बाद प्रोनाउन शुड बी यूज्ड इन नॉमिनेटिव केस, दैट मीन्स सब्जेक्टिव केस, है ना। देन के बाद कौन सा केस लिखना है? सब्जेक्टिव केस में लिखना है। देन के बाद जो भी आएगा ना वो आपका कौन सा केस आएगा भाई मेरे? सब्जेक्टिव केस आएगा। कहो सर कैसे? फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, ध्यान से देखना है ना। आराम आराम से पढ़ना है, चला कोई टेंशन नहीं है, हमें एक एक बात को समझते चलना है। जैसे हमने आपसे कह दिया कि ही इज टॉलर, क्या बोल दिया? ही इज टॉलर। हमने कहा देन मी। अब ये कहा कि ही इज टॉलर देन आई। ये दो बातें हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। ये ही क्या है अपने आप में बाबू? सब्जेक्ट है। चलो जी, बहुत बढ़िया। ये आपका वर्ब होता है, बहुत अच्छा। ये टॉलर को कंपैरेटिव डिग्री कहा जाता है। कौन सा डिग्री कहते हैं? आगे हम लोग मिलेंगे कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है। चलो, ये देन दिख गए आपको। चलो भैया, ये मी क्या है जी? आपका कौशल ऑब्जेक्ट है और आई क्या है? सब्जेक्ट है। तो बात को यहाँ पे समझना ये है कि हमने कहा कि देन के बाद कौन सा केस आता है, तो कहना है सब्जेक्टिव केस आता है। क्या आता है? सब्जेक्टिव केस आता है। तो भैया अच्छा कहो सर सब्जेक्ट क्यों लिखेंगे? ऑब्जेक्ट में क्या खराबी? हम तो ऐसे जानते हैं कि वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट आते हैं। तो एक बात सीखो,
जहां पे कंपैरिजन होता है, जहां पे हम कंपैरिजन करते हैं ना बाबू, तो याद रखना ये है आपको कि कंपैरिजन हमेशा सब्जेक्ट से, है ना, ऑब्जेक्ट का किससे करोगे, ऑब्जेक्ट से, पर्सन का पर्सन से, नॉन लिविंग का नॉन लिविंग से, समझ में आ रहा है, कोई चीज थिंग का कोई थिंग से, यही ना कंपैरिजन होता है। कभी ऐसे मान लो कि हम बोले आपसे कि आई एम टॉलर देन कुतुब मीनार, ठीक लगेगा? भैया हम पर्सन है, मेरा कंपैरिजन कुतुब मीनार से कैसे कर सकते हो, है ना? गांव में सुने होंगे किसी को हम लोग गाली देते हैं तो बोलते हैं तुमसे अच्छा तो मेरा कुतवा है ना, तुमसे अच्छा मेरा कुत्ता है। अरे भैया मेरा कंपैरिजन अपने कुत्ता से कैसे कर सकते हो, कभी करोगे? ऐसा नहीं बोलना है ना। कंपैरिजन जब भी होगा तो समान चीजों के बीच में होती है, और कंपेयर आपको भी सेम ही चीज में करना है। जब सब्जेक्ट का कंपैरिजन करना है तो सब्जेक्ट से करोगे ना। यहाँ पे ही बाबू सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, ये कभी कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। ही का सब्जेक्ट है और आपका आई सब्जेक्ट है, तो कंपैरिजन किस में होगा, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से। तो कहना है कि ही इज टॉलर देन आई, कभी नहीं कहेंगे ही इज टॉलर देन मी। समझ में आ गया बात, याद रखना है। अब इसी में एक और बात याद रखिएगा, रूल नंबर 2 हम लिख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा कि आफ्टर किसके बाद भाई कहा जाता है कि आफ्टर, देखना ध्यान से, आफ्टर एज के बाद भी आपका जो केस आएगा ना, वो कौन सा केस में होगा जी? कहो सर सब्जेक्टिव केस में। बात आई समझ में? कहो कैसे? तो इसको भी थोड़ा ध्यान दे दीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि हमने आपसे कहा कि आई एम एज गुड एज हमने कहा हिम, चलो, और ये कह दिया कि आई एम एज गुड एज ही, तो चलो दोनों को थोड़ा सा समझ लेना है। फिर से वही बात, यहां पे भी एज का यूज और देन का यूज कंपैरिजन में ही होता है। तो आप कहें कि आई एम एज गुड एज ही या हिम, मैं उसके तरह ही अच्छा हूं, आई अपने आप में क्या है भाई? सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट है तो हिम को आपने कौन सा केस दे दिया है? ये कहो कि सर ये तो ऑब्जेक्ट है, ही आपका सब्जेक्ट है। तो कभी भी हमने कहा कि कंपैरिजन होता है तो समान चीज के बीच में होता है, तो कभी नहीं कहना है कि आई एम एज गुड एज हिम, आपको बोलना होगा, है ना। और एसएससी में फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत बार इससे पूछा हुआ है। तो कंपैरिजन हमेशा समान चीजों के बीच में करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कह दूं कि एज अ स्टूडेंट ऑफ, हमने कहा साइंस, एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, हमने कहा यू आर फार बेटर, ध्यान दीजिएगा जी, देन हमने कह दिया हिम, और आगे लिख देता है आपके एग्जाम में बाबू नो एरर। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहां पे लिखा हुआ है एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, हमने क्या किया कि इसको ए पार्ट कर लिया। आगे हमने बोला बाबू कि यहां तक आपको कह दिया बी पार्ट, इसको मान लो मैंने कहा सी पार्ट और इसको कह दिया डी पार्ट। अब जल्दी से आंसर देना है और खुद से सोचिए कि क्या होना चाहिए। आपके एग्जाम में इस तरह से भी देता है, एरर बेस्ड भी क्वेश्चन होते हैं, और आपका क्या होता है, आपको डायरेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स में भी दिया जा सकता है। तो एक एक बात को समझ लो। तो ये जो सेंटेंस मैंने लिखा, क्या इसमें कहीं, है ना, एरर है? तो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा कि हाँ सर दिख गया हमको। कहा कि एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, यहां तक तो ठीक है। यू आर फार बेटर देन, यहां पे देखो तो भैया देन दिखा क्या? ये आपका यू क्या है? सब्जेक्ट है। तो हमने क्या बोला कि सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से करते हैं ना। तो यहां पे हिम को कौन सा केस में यूज किया गया है?
ऑब्जेक्टिव केस में, तो आपको किस केस में होना चाहिए था? सब्जेक्टिव केस में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से ही ना करोगे तो क्या हो जाएगा? हिम के जगह पे ही हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरह से बेस्ट, और इस पे बेस्ट हम बहुत सारा एरर देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो सिर्फ हम आपको टेलर दिखा रहे हैं बेटा, मूवी अभी बाकी है। बात समझ में आता है जी? चलो, तो ए वाला बात को आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक और देखते हैं, इसको हम साफ कर देते हैं, ठीक है मेरे भाई? चलिए आ जाओ मेरे भाई, नोट नंबर 3 पे। किस पे आ जाना है? 3। ध्यान दीजिएगा, इसको समझना है आपको। याद रखना कि कहा जाता है कि आफ्टर, किसके बाद? ध्यान दो, आफ्टर इफ ऑब्लिक इट, ठीक है? इफ और इट के बाद भी अगर कोई आता है तो आपका आ सकता है यहाँ पे सब्जेक्टिव केस। कौन सा केस आएगा? सब्जेक्टिव केस आएगा। एक्चुअली में एक क्या होता है वो थोड़ा बात को समझ लीजिए कैसे हम यूज करते हैं। अगर कहीं पे फॉर एग्जांपल ध्यान से देखना है, कहीं पे आपको लिखा हुआ मिल जाता है कि इट इज मी, है ना, और एक बोल दिया इट इज आई। अब थोड़ा सा इस बात को समझ लेना है कि ईट तो ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट है बाबू। इज क्या है जी? वर्ब है। तो ए मी क्या लिखे हो? ऑब्जेक्ट, और आई क्या लिख दिए? सब्जेक्ट। तो हमें एक चीज पहले से पता है कि सर किसी भी सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है और फिर क्या होता है जी? ऑब्जेक्ट होता है। ये चीज बताने की जरूरत नहीं है ना? तो बताओ, ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो ऑब्जेक्टिव केस में ही होना चाहिए, मतलब मी होना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन भाई मेरे, हमने कहा कि होगा यहाँ आई। आप कहो क्यों? कहो सर ये तो आप रटवा दिए हमको। तो एक बात सीखो, यहाँ पे एक्चुअली में होता क्या है ना, आपका ये जो ईट है ना बाबू, इसको कहते हैं हम सब्जेक्ट। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। और ये जो आपका आई है इसको कहते हैं हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या कहा जाएगा? कॉम्प्लीमेंट। ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। एक्चुअली में सब्जेक्ट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है। इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। कहा इट इज आई, मैं ही तो हूं। कहो इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं कैसे होता है। अगर मान लिया जाए कहीं पे आपके साथ सेंटेंस दे दिया कि इट इज मी, हम इसको फिर से समझ लेंगे। इट इज मी, मान लो कि हु हैव, हमने कहा हेल्प्ड यू। चलो एक सेंटेंस है। अब बात को इसमें थोड़ा सा समझिएगा। इट इज मी कहता है कि मैं ही तो हूं जिसने आपकी क्या की है जी? मदद की है। मैं ही तो हूं जिसने आपकी मदद की है। यहां पे सोचने वाली बात यह है कि मदद यहां पे किसने की है आपकी? अरे बोलो ना सर, मैं ही तो, है ना? हमने कहा कि मैं ही तो हूं जिसने आपकी मदद की है। यहां पे मदद करने वाला कौन हुआ? मैं। और जो मदद करने वाला होता है उसको कहते हैं वर्कर। मदद करने वाले को क्या बोलते हैं? कोई काम करने वाले को क्या बोलते हैं? वर्कर। तो मदद किया तो वर्कर हुआ, और वर्कर इज कॉल्ड सब्जेक्ट। वर्कर को ही क्या कहा जाता है? सब्जेक्ट कहा जाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो जो काम किसी भी सेंटेंस में करेगा उसे सब्जेक्टिव केस में होना पड़ता है। और यहां पे काम करने का काम कौन किया? मी। तो मी को किस केस में रखोगे? सब्जेक्टिव केस में। दैट्स व्हाई इट इज मी नहीं, इट इज आई कहा जाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? कभी भी एक बात और सीख लीजिए कि सिंपल एक हम आपको ट्रिक बता देते हैं कि कहीं पे बाबू बी वर्ब के बाद, किसके बाद? बी वर्ब के बाद अगर कहीं पे कोई भी चीज दिखे,
है ना। तो इसको मान लेना है कि सर ये आगे वाला ना आपका सब्जेक्टिव केस में होगा। किस केस में होगा? सब्जेक्टिव केस में होगा। कहो कैसे? फॉर एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो कि कहीं पे तुम बात कर रहे हो किसी से, पापा गलती से चले आते हैं, बोलते हैं कि हु इज हर, या बोलेंगे हु इज सी। चलो बताओ, पूछते हैं ना कि वो कौन है? बेटा का दिमाग खराब, वो कौन है? हु इज शी, हु इज हर। अब खुद से रिप्लाई मिलेगा आपको कि सर हु इज हर नहीं ठीक लगा, क्या होता है? हु इज शी। क्यों? यहां पे देख लो, ये इज को ना हम कहते हैं बी वर्ब। बी वर्ब कौन कौन होते हैं? तो इज, एम, आर, वाज, वर को बी वर्ब के नाम से जाना जाता है। ये आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। फिलहाल जानिए कि इज, एम, आर, वाज, वर बी वर्ब होता है। इसके बाद दिखेगा तो आपको सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। कैसे? फॉर एग्जाम्पल एक और सीखो, कोई आपसे ये भी कह सकता है बाबू कि ही इज, ध्यान देना, ही इज अ टीचर। बोलता है कि नहीं बोलता है? तो कहो सर यहां पे ये थोड़ा हमें बताइएगा कि ही तो ठीक है सब्जेक्ट मान लिए, इज तो वर्ब है, तो क्या अ टीचर ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? आप बोलोगे हाँ हुआ। बेटा रुक जाओ, यही बात गलत है। कभी भी अ टीचर ऑब्जेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कहो कि सर यहां पे आया बी वर्ब। अरे बोलो ना, इज क्या है? वी वर्ब। और वी वर्ब के बाद हमने आपको क्या सिखाया कि जब भी आता है तो ये सब्जेक्टिव केस में होता है। और एक्चुअली में सब्जेक्ट तो आपका मेन ही है, इसे कहेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या कहते हैं? आगे मौका मिलेगा तो हम जरूर इसको बताएंगे कॉम्प्लीमेंट के बारे में, वो भी डिटेल से समझेंगे कि काम कैसे करता है। तो इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ये पूरक है, सिर्फ और सिर्फ ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम है ये सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना। जैसे हमने कहा ही इज अ टीचर, वह एक शिक्षक है। शिक्षक कौन है जी? वह एक टीचर क्या कर रहा है? वह के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसको हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे। बात समझ में आया? कभी भी गलती से इसको ऑब्जेक्ट ना कहिएगा। अगर ये ऑब्जेक्ट होगा तो फिर ये वर्ब ना, वर्ब नहीं ट्रांजिटिव वर्ब होगा और इसका कभी भी पैसिव नहीं बनता है। अगर ये ट्रांजिटिव होगा तो इसको भी पैसिव फिर बनाते। तो याद रखना है ये आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। उसी तरह से यहाँ पे जो शी लिखे हो ये आपका सब्जेक्ट है ना। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है बाबू? हु। ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। ये वाला सेंटेंस गलत होगा, आपको कहना होगा हु इज शी। समझ में आ रहा है बातें? थोड़ा सा देखो चीजों को लॉजिकली समझिएगा तो ज्यादा मजा आता है ना। ये आधा अधूरा हम लोग पढ़कर आए हैं कि कहीं सर ही सब्जेक्ट है तो इज वर्ब है। हम लोग मतलब धड़ल्ले से बोलते हैं कि और टीचर जो होगा ना वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। आज के बाद एक कभी आपको ना कहना है, क्योंकि इज बाबू बी वर्ब है और बी वर्ब के बाद हमेशा कौन सा केस आता है? सब्जेक्टिव केस। हम अगर सब्जेक्ट की बात करेंगे, कोई नाउन और प्रोनाउन को लिखेंगे तब। ऐसा नहीं कोई बोल दे कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट में सर प्लेइंग क्या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ना बाबू, प्लेइंग तो मेन वर्ब है। हमने कहा कि सब्जेक्ट कौन होते हैं? नाउन या प्रोनाउन। अगर बी वर्ब के बाद कोई नाउन और प्रोनाउन दिख रहा है तब उसको हम सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। आई होप कि ये कॉम्प्लीमेंट एक चीज आपको समझ में आया होगा कि हम सब्जेक्टिव केस का यूज कैसे करते हैं, है ना। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, एक हम देखा आपको मिलाना चाहेंगे। जैसे आपने सीखा होगा कि इफ, देखो इसे भी बेस्ट बहुत पूछा हुआ है, इफ आई वर हिम आई would help the needy। आगे लिख दिया बाबू नो एरर। ध्यान दीजिएगा क्या कहता है आपसे, यहां तक की बातें हमने ए पार्ट में कह दिया, इसको ना बाबू हमने कहा बी में, और यहां करा सी और ए रहा आपके साथ डी नंबर। क्लियर है जी? अब इसमें बताओ कि एरर कहीं दिखा क्या? इसमें कहीं एरर दिखा?
बिल्कुल आपको नजर आ गया होगा कि सर यहां पे आइए ना, ए नंबर में इफ के बाद आया है, किसके बाद आया है, इफ के बाद आई, बिल्कुल सब्जेक्ट ठीक है, ये आई सब्जेक्ट होगा। इसके बाद हमने बोला क्या कि इसके बाद वाला भी तो सब्जेक्टिव केस में आएगा, तो इफ आई वर, ये आगे की कहानी बताएंगे कि क्यों वर होता है। फिलहाल जाना है हमें सब्जेक्ट के बारे में। एक कंडीशनल वाक्य है बाबू, और कंडीशनल सेंटेंस में हमेशा वाज के प्लेस पे वर लिखा जाता है, सिंपल पास्ट में, या सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखा जाता है, ठीक है। तो यहां पे जो आपने हिम लिख रखा है ना, इसको क्या करना होगा जी, ही करना होगा। ये आपका काम करेगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। क्लियर हो गया ये बातें? आई होप कि ये सारा बात आपको यूज ऑफ सब्जेक्टिव केस समझ में आया होगा। फिर से हम लेकर आएंगे ऑब्जेक्टिव केस को, उसमें भी बहुत सारा कंफ्यूजन होता है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो बाबू, तो इसको लाइक शेयर जरूर करना, और जरूर कमेंट करके बताना है कि हाँ सर समझ में आ रहा है बातें। और आगे हम इसी तरह से आपको टॉपिक वाइज लेकर चलेंगे। हम पहले भी आपसे बोले हैं कि नाउन अभी समाप्त पूरी तरह से करेंगे, उसके बाद फिर से दूसरे टॉपिक में आएंगे, ठीक है ना। साथ साथ आपका एरर भी चलते रहता है, वर्ड भी आता है, तो सारा चीज का आप इंजॉय करिए, है ना, और बने रहना है मंदोज सर के साथ। थैंक यू सो मच।